सोचिए, एक छोटा सा समुद्री रास्ता और उसके बंद होते ही पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट। ये कहानी है होर्मुज जलडमरू मध्य की। चलिए इस पूरे मामले को बिल्कुल गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और इसका असर हम सब पर क्या पड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत आप जानते हैं, एक बहुत ही सीधी सी बात से होती है। एक पतला सा समुद्री रास्ता जो पूरी दुनिया के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, वो अचानक बंद हो गया है। बस इतनी सी बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक समुद्री रास्ते के बंद होने से हमारी खरीदी हुई हर चीज आखिर महंगी कैसे हो सकती है। देखिए, अगर ये संकट लंबा चला ना, तो किचन में पकने वाले खाने से लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हर सामान तक सबकी कीमत बढ़ना बिल्कुल तय है। तो आखिर ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य है क्या चीज? इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला एक बहुत ही पतला सा पानी का रास्ता है। लेकिन इसकी लोकेशन, इसकी जो जगह है ना, वो ही इसे ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बेहद जरूरी चोक पॉइंट बना देती है। और ये कितना जरूरी है, जरा इस बात से अंदाजा लगाइए। पूरी दुनिया की टोटल तेल सप्लाई का लगभग 25 से 30%, जी हाँ, 25 से 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। अब आप खुद सोचिए, इस रास्ते पर एक छोटी सी भी रुकावट कितनी बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रुकावट का असर दिखना कैसे शुरू हुआ है। हुआ ये है कि इसने इस पूरे इलाके में ग्लोबल शिपिंग को, अब समझ लीजिए, एक तरह से ठप कर दिया है, रोक ही दिया है। और इसका असर ना अब कई लेवल्स पर साफ साफ दिखने लगा है। एक तरफ पेट्रोल, डीजल, घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी और गाड़ियों की सीएनजी, सबके दाम चढ़ने लगे हैं। दूसरी तरफ फारस की खाड़ी में जहाज़ों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन एक असर ऐसा भी है जिस पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं जाता, और वो है हमारे देश के किसानों पर। उनके फल और सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाती हैं और जो मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट होती थीं, वो अब बंदरगाहों पर ही सड़ रही हैं। अच्छा, अब ये भी जानना जरूरी है कि इन जहाज़ों पर आखिर लदा क्या है। तो इनमें होते हैं VLCC, यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। ये आप समझिए बहुत बड़े बड़े टैंकर होते हैं जो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल और हाँ, हमारे घरों में जो कुकिंग गैस सिलेंडर होते हैं ना, उसकी LPG गैस लाते हैं। और फिर आते हैं LNG कैरियर्स। ये स्पेशल तरह के जहाज होते हैं। इनमें ना बड़े बड़े गोल, अजीब से दिखने वाले टैंक होते हैं। इन टैंकों में नेचुरल गैस को इतना ठंडा किया जाता है कि वो लिक्विड बन जाती है, और यही गैस आगे चलकर गाड़ियों में सीएनजी बनती है और पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के काम आती है। तो देखिए, नेचुरल गैस के 3 मेन फॉर्म हो गए। गाड़ियों में डाली तो सीएनजी, पाइप से घरों तक आई तो पीएनजी, और जब समंदर के पार भेजनी हो तो उसे ठंडा करके लिक्विड बना देते हैं, जिसे कहते हैं एलएनजी। और मसला यही है कि यही एलएनजी अभी समंदर में फंसी हुई है। लेकिन ये संकट सिर्फ सप्लाई और डिमांड का खेल नहीं है जैसा दिखता है। असल में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल चल रहा है। और इस खेल में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। सोर्स के मुताबिक एक तरफ है ईरान, जो अमेरिका के प्रतिबंधों से आज़ाद होना चाहता है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जो इस एरिया पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहता है। फिर आता है चीन, जिसे अपनी एनर्जी सप्लाई हर कीमत पर सुरक्षित करनी है। और रूस, रूस तो इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है और तेल की बढ़ती कीमतों से खूब मुनाफा कमा रहा है। सोर्स के अनुसार ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उन्होंने क्या किया? पहला, पूरे रास्ते में समुद्री सुरंगें यानी सी माइंस बिछा दी हैं। दूसरा, सऊदी अरब और यूएई में जो वैकल्पिक पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, उन पर बमबारी कर दी। और शायद सबसे बड़ा मूव, वो ये मांग कर रहे हैं कि तेल का सारा बिजनेस US डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में होना चाहिए। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को उस मोड़ पर लाते हैं जहां सोर्स का मेन तर्क है, यानी इस पूरे जियोपॉलिटिकल संघर्ष का सीधा सीधा भारत पे क्या असर हो रहा है। यहाँ सोर्स 2 गैस पाइपलाइनों का जिक्र करता है। एक है तापी पाइपलाइन। ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे काफी अस्थिर इलाके से गुजरती है। और दूसरी थी IPI पाइपलाइन, जो प्रपोज की गई थी ईरान से पाकिस्तान होते हुए सीधे भारत तक। सोर्स के मुताबिक ये रूट छोटा भी था, ज्यादा सुरक्षित भी था और फायदेमंद भी। लेकिन उनका दावा है कि भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। सोर्स यहाँ भारत ईरान के रिश्तों का एक ऐतिहासिक विश्लेषण भी सामने रखता है, और ये उस आम सोच को चुनौती देता है कि ईरान हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है।
वो याद दिलाते हैं कि 1979 की क्रांति के बाद जब 57 मुस्लिम देश कश्मीर पर एक तरफ थे, तब ईरान ने अकेले भारत का साथ दिया था। लेकिन सोर्स दावा करता है कि 2019 आते आते अमेरिकी दबाव इतना बढ़ गया कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो इससे भारत ने आखिर खोया क्या? सोर्स के मुताबिक ईरान से तेल ना खरीदकर हमने कई बड़े बड़े फायदे गंवा दिए। जरा ध्यान से सुनिए इन फायदों को। पहला, 12% सस्ता ईंधन। दूसरा, 60 दिन का क्रेडिट, मतलब तेल बेचने के बाद आराम से पैसे दो। तीसरा, पेमेंट यूएस डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन रुपीज में। और चौथा, फ्री शिपिंग और इंश्योरेंस। ये सब छोड़ना पड़ा। और इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ता? यहाँ सोर्स एक बहुत बहुत बड़ा और फ्रैंकली चौंकाने वाला दावा करता है। उनका कहना है कि अगर भारत आज भी ईरान और रूस से तेल खरीद रहा होता तो पेट्रोल की कीमत अंदाजा लगाइए कितनी होती? करीब 75 रुपए प्रति लीटर। और अब हम आते हैं सोर्स के विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे उत्तेजक हिस्से पर, यानी भारत के लिए उनका एक्शन प्लान। सोर्स अपनी बात को इस बहुत ही दमदार स्टेटमेंट के साथ खत्म करता है। उनका कहना है, यदि अपनी संस्कृति बचानी है तो अपने शास्त्र को उठाया जाए, और अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठाया जाए। ये लाइन उनके विश्लेषण के राष्ट्रीयवादी और काफी आक्रामक तेवर को बिल्कुल साफ कर देती है। तो सोर्स का अंतिम निष्कर्ष क्या है? उनका कहना है कि आज की ये जो वैश्विक उथल-पुथल है ना, इसने भारत को एक सुनहरा मौका दिया है। उनका तर्क है कि जब दुश्मन देश विचलित हैं, बंटे हुए हैं, तो यही सही समय है कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने के लिए सैन्य कार्रवाई करे। और ये पूरी कहानी, ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां गठबंधन रोज बनते बिगड़ते हैं, कोई भी देश अपनी आर्थिक जरूरतों, अपने ऐतिहासिक रिश्तों और अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाए?